गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारा सेशन है इंडियन पॉलिटी का, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के स्रोत, कहां कहां से संविधान लिया गया है, इसको पढ़ने वाले हैं। अजय बेटा एग्जाम के डर की वजह से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये तो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी के साथ भी हो सकता है, पर डरना नहीं है भाई। देखो यही वो टाइम है जब पीछे हटने का टाइम नहीं है, ठीक है। मजबूती के साथ सिचुएशन को फेस करो, और सबके साथ ही होता है, कभी कभार होता है, पर यह है कि टाइम है, निकल जाएगा। तुम जितना हो सके तुमसे बेस्ट दो, जितना हो सके उतना दो, ठीक है। रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, तुम अपना बेस्ट दो बस। सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। माही गुड इवनिंग बेटा। चलो एक सेकंड, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ भैया। चलो बिल्कुल, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। इसी क्लास में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। और सेशन शुरू करने से पहले सभी को ये तो मालूम है कि भैया दिवाली धमाका चल रहा है, और फाउंडेशन बैच जनरल अवेयरनेस का अपने लोएस्ट प्राइस पर है। तो जिसने भी अभी तक नहीं लिया है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स टू एडवांस पढ़ने के लिए, बेसिक्स टू ब्रिलियंस करने के लिए, भैया ये कोर्स ले लो फटाफट से, क्योंकि लिमिटेड टाइम का ऑफर है और पूरे साल भर में इस प्राइस पे नहीं जाने वाला है आगे। तो जिसने भी नहीं लिया, जिसके भी बेसिक्स कमजोर हैं, तो बेटा फटाफट से ऑफर चल रहा है, फटाफट से ग्रैब करो अपॉर्चुनिटी को, और बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके लाइव बैच में पढ़ो सिस्टमैटिक वे में। बाकी जिसने थ्योरी अच्छे से कर रखी है उसको जरूरत नहीं है, वो एटीएम में है, बढ़िया जगह है। तो पहला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? यानी तुम सबको मालूम है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बैग ऑफ बोरोइंग्स, उधार का थैला कहा जाता है, टॉन्ट मारते हुए। उसके पीछे रीजन यह है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया हुआ है, इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स, ज्यादातर तत्व हमने बोरो कर रखे हैं। बिल्कुल सभी का जवाब सही है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग ये मान के चलो कि 70 to 75% कंटेंट जो है हमारे संविधान का, वो तो हमने ले रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से 70 से 75% कंटेंट तो यहां से ले रखा है हमने हमारे संविधान का। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और बेटा याद रखो, बाकी जो 25 से 30% कंटेंट है, 25 से 30% कंटेंट है, वो हमने ले रखा है 10 देशों के संविधानों से। मतलब कंटेंट पूरा नहीं लिया हमने, क्या किया, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग देशों के संविधानों के, वो हमने कॉन्सेप्ट्स ले लिए। बाकी कॉन्सेप्ट्स के अंदर का जो कंटेंट है, ठीक है, वो हमने हमारे देश के हालातों के हिसाब से एंश्राइन किया, संविधान में डाला है संविधान में। तो याद रखना 25 से 30% जो एलिमेंट्स हैं वो हमने कहां से लिए? 10 देशों के संविधानों से, 10 देशों के संविधानों से, 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से।
पर मैं एक चीज आप सबको बता दूं, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को बोरो किया है, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट्स को। पूरा का पूरा संविधान किसी कंट्री का उठा के नहीं चेप दिया हमने। हमारा संविधान सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। 10 देशों के संविधानों से बेस्ट एलिमेंट्स पिक करना, फिर उनको अपने देश के हालातों के हिसाब से लिखना, ये हमारी खूबी है, ये हमारी खासियत है। और अगर इसके बेसिस पे हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है तो कहो, क्योंकि हमारा संविधान बेस्ट है। और ये 10 देश कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। ये 10 देश हैं। ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीजें तो वहीं से आनी है। ब्रिटेन, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर कनाडा, फिर आयरलैंड, उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यानी आज का रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका और लास्ट में जापान। इन 10 देशों से हमने हमारे संविधान में बेस्ट एलिमेंट्स लिए और उनको अपने देश के हालातों के हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख दिया है। तो क्योंकि हमने 70 से 75% हमारे संविधान के एलिमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, बाकी 25 से 30% 10 देशों के संविधानों से लिया, इसीलिए हमारे संविधान को कई बार बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं, उधार का थैला। ठीक है भैया, पर कहते रहें हमारा संविधान हमें मालूम है कितना बढ़िया है। तो 10 देशों से लिया है, 10 देशों से। ठीक है, 10 आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड किंगडम के संविधान की विशेषता है? इनमें से कौन सी यूके यानी ब्रिटेन की विशेषता है? सभी लोग जल्दी जवाब देंगे, बताओ भैया। सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्करेंट लिस्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, आंसर है सिंगल सिटीजनशिप। हमने यूके से लिया है, एकल नागरिकता। भाई एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हमें सिर्फ देश की नागरिकता मिली हुई है, देश की नागरिकता मिली हुई है, यानी कि हमें सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप मिली है, ना कि राज्य की। ठीक है, देश की नागरिकता मिली है, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती भारत में। यानी अगर मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूं तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं राजस्थान का नागरिक हूं उसके बाद भारत का नागरिक हूं। हमारे यहां पर 2 तरह की सिटीजनशिप नहीं है, 2 तरह की नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। वी ओनली प्रोवाइड द सिटीजनशिप ऑफ कंट्री। देश की नागरिकता है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। अगर राज्य की भी होती तो हम बोलते हैं हमारे यहां दोहरी नागरिकता है। यूएसए में ऐसा है, यूएसए में ऐसा है, वहां पर देश की भी नागरिकता है यूएसए की, और मान लो कोई स्टेट है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की भी नागरिकता है। तो यानी कैलिफोर्निया का नागरिक पहले कैलिफोर्निया का नागरिक है और उसके बाद यूएसए का नागरिक है। हमारे यहां ना राजस्थान के नागरिक हो, ना बिहार के नागरिक हो, ना यूपी के नागरिक हो, देश के नागरिक हो, भारत के नागरिक। ठीक है, तो देश की नागरिकता है, एकल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, और ये हमने यूके से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है बच्चों यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से। और फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है तुम सब जानते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि भारत के नागरिकों की देश के टूवर्ड्स, संविधान के टूवर्ड्स कुछ ड्यूटीज हैं। आज के टाइम में 11 ड्यूटीज हैं, और ये 11 ड्यूटीज आप मानो ये जरूरी नहीं, मतलब मोरली माननी चाहिए। अगर आपका मन गवाही दे तो आपको माननी चाहिए, क्योंकि मोरली इनको फॉलो करना जरूरी है। पर अगर आपको नहीं लगता कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है, आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है, तो भाई आप नहीं मानोगे, क्योंकि कोर्ट के द्वारा तो इनको इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। ये तो अंदर से ही आती हैं चीजें, जमीर जब जागता है तो वहां से आती हैं चीजें कि भाई आप इनको फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। कोर्ट के द्वारा
इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, यानी कि जबरदस्ती आपसे सारी की सारी 11 ड्यूटीज फॉलो करवाई जा रही है। तुम्हारा मन है फॉलो करो, नहीं है मत करो, ठीक है भाई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ये कॉन्सेप्ट लिया है कि देश के टुवर्ड्स हमारी कुछ ड्यूटीज बनती वो हमें करनी चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है एक ऐसी लिस्ट जिसमें आज के टाइम में हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 मुद्दे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मुद्दे होते हैं, जिस तरह के भी मुद्दे होते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। पर अगर दोनों के बीच में क्लैशेस हुए, यानी केंद्र बोल रहा है कि इस मुद्दे पर तो भाई हमारा कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए, राज्य सरकारें बोल रही है नहीं आपका बेकार है, हमारा इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो विवाद हो गया केंद्र और राज्य के बीच में। ऐसी सिचुएशन में केंद्र की बात सुनी जाएगी, केंद्र का कानून उस मुद्दे पर इंप्लीमेंट होगा, केंद्र का पलड़ा भारी होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? समवर्ती सूची बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये देखो डीपीएसपी का मतलब क्या है कि जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, कानून बनाएं, तो ये सब करते वक्त वो डीपीएसपी का ख्याल कर सकती हैं, क्योंकि डीपीएसपी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकारों को गाइड करते हैं कि भैया इस तरह की पॉलिसी बनाओ, ऐसे पॉलिसी बनाओ ताकि जनता का ज्यादा कल्याण हो सके। तो अगर किसी सरकार को पॉलिसी बनाते हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर उन्हें जरूरत फील होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मदद लेने की, तो वो ले सकते हैं, और अगर ना लेना चाहें तो ये भी उनकी चॉइस है। डीपीएसपी सरकार फॉलो ही करे पॉलिसी बनाते वक्त, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, सरकार की अपनी मर्जी है, उनकी चॉइस है कि वो फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं, पर अगर फॉलो करते हैं तो नो डाउट पॉलिसी बेहतर बनेगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिए गए हैं, डीपीएसपी ली गई है आयरलैंड से। कहां से बच्चों? आयरलैंड से। पर अब ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा ही सवाल है और लिमिटेड सवाल में हमें ये टॉपिक खत्म करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूके से हमने और क्या क्या लिया है। यूके से हमने और क्या क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप तो ली है, यूके से और क्या क्या लिया है मैं यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो बेटा। यूनाइटेड किंगडम से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं? भाई सिंगल सिटीजनशिप तो हो ही गया, एक तो ये हो ही गया, मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पे सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। यूके से ये लिया है हमने सिंगल सिटीजनशिप, यानी देश की ही नागरिकता होगी, राज्य की नहीं होगी। दूसरी बात, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन चलेगा। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। भाई हमारे देश में संविधान का शासन है, कानून का शासन है, कानून से ऊपर, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है भाई, कानून से बढ़कर कोई नहीं, रूल ऑफ लॉ है। यह भी हमने यूके से लिया। तीसरा हमने यहां पर लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, जो आगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह भी हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से लिया। मैं डिटेल में समझाऊंगा कि सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है। चौथा हमने यहां से लिया है अपना कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का कैबिनेट सिस्टम। तुमने कई बार सुना होगा कि मोदी जी कैबिनेट मीटिंग में हैं, या कई सारे मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स क्या है भाई? ध्यान से देखो। जब प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स के साथ कोई मीटिंग करते हैं तो बोलते हैं कि भैया कैबिनेट मीटिंग चल रही है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है कि प्रधानमंत्री प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद जब एक साथ बैठ के कोई मीटिंग करें तो उसे बोलते हैं कि भैया कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को मिला के बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स भी हमने कहां से लिया? यूके से। उसके अलावा नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट, कि हमारे देश में एक नॉमिनल हेड होगा,
नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट भी हमने यूके से लिया, क्योंकि यूके में जो राजा या रानी है, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का शासक है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर भी लिया है। हमारे देश में भी नॉमिनल हेड, नाम मात्र का शासक, यानी ऐसा शासक जिसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, वो है हमारे देश का राष्ट्रपति। वो है हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। याद रखना बेटा, नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में से काफी सारी शक्तियों का इस्तेमाल तो प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करवाते हैं या करते हैं। तो नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है कि भैया जो अल्टीमेट होगा देश का, अल्टीमेट हेड होगा देश का, वो नॉमिनल हेड होगा, नाम मात्र का शासक होगा, ज्यादा शक्तियां नहीं होंगी। और छठवां पॉइंट हमने लिया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, रिट्स। रिट्स का मतलब है रेमेडीज। तुम सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स के पास अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इशू करने की पावर है। रिट्स का मतलब है इलाज, रेमेडीज, या फिर ऑर्डर्स भी बोल सकते हो। कैसे ऑर्डर्स हैं ये, कैसा इलाज है, किसका इलाज है? तो जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, वो आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जा सकता है, और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए अपील कर सकता है। 226 के तहत हाई कोर्ट अपील कर सकता है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेटा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे बचाएंगे फंडामेंटल राइट्स को? ऑर्डर्स इशू करके, रिट्स इशू करके। 5 तरह की रिट्स होती हैं, आगे डिस्कस कर ली जाएगी क्योंकि आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। हालांकि मैं नाम बता देता हूं, डिस्कशन तो वहीं करेंगे टॉपिक जब आएगा। हेबीस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस यानी परम आदेश, सर्श्योरेरी यानी उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, और को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो भैया ये 6 चीजें, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, नॉमिनल हेड और रिट्स हमने यूके से लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फीचर ऑफ क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत के संविधान में अर्ध संघीय सरकार प्रणाली, अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात तो ये व्यवस्था हमने ली है अर्ध संघीय सरकार प्रणाली, यानी क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इसको आप ये भी बोल सकते हो कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब हमारे यहां संघवाद है पर स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। ये भी बोल सकते हो, अर्ध संघीय सरकार बोलो या फिर फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहो, यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघवाद, कुछ भी बोल सकते हो इन दोनों में से। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि 3 तरह के राज्य होते हैं। एक तो होते हैं यूनिटरी राज्य, ठीक है, यूनिटरी राज्य यानी कि यूनिटरी स्टेट, यूनिटरी स्टेट। एक होते हैं फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट है ना, संघीय क्षेत्र या संघीय। एक होते हैं यूनिटरी स्टेट, एक होते हैं फेडरल स्टेट, एक होते हैं क्वाजी फेडरल जो इंडिया है, क्वाजी फेडरल। इसी को सेमी फेडरल भी बोलते हैं, क्वाजी फेडरल या फिर सेमी फेडरल या फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भी बोलते हैं, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। अब मैं ये तीनों सिचुएशंस एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे मैंने पहले भी क्यों ही है, जब हमने फ्री वाला सेशन किया था तब, पर देखो ध्यान से फिर से। यूनिटरी स्टेट का मतलब है जब किसी एक जगह पर सारी पावर्स केंद्रित हों, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो यूनिटरी स्टेट का मतलब है जब एक के पास ही
एक ही जगह पर सारी पावर्स निहित हों, एक ही जगह पर सारी शक्तियां निहित हों, सारी शक्तियां एक ही जगह पर निहित हों, यानी सारी शक्तियां एक ही जगह पर हैं। जैसे चाइना में सारी की सारी जो पावर्स है वो सेंटर के पास है, केंद्र सरकार के पास है। वहां पे राज्य सरकारों को कोई पावर्स नहीं दी गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को वहां पे कोई पावर्स नहीं दी गई हैं, सिर्फ सारी की सारी पावर्स सेंटर के पास है। चाइना एक ऐसा देश है जिसे यूनिटरी स्टेट बोल सकते हो, जिसमें सारी की सारी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास, स्टेट्स के पास कोई पावर्स नहीं, तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी स्टेट। फेडरल स्टेट का मतलब है पावर्स का बराबर का बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, पर कैसा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है यूएसए। फेडरल स्टेट का एग्जाम्पल है यूएसए। जब इक्वल तरीके से पावर बांटोगे तो भैया ध्यान से देखो, केंद्र भी उतना ही मजबूत होगा, सेंटर जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत स्टेट भी होगा। यानी जो फैसले केंद्र कर सकता है पूरे देश के लिए, वही फैसले स्टेट कर सकता है अपने पर्टिकुलर स्टेट में। इसीलिए तो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है फेडरल स्टेट में। संघवाद में क्या होता है? पावर्स, शक्तियां बराबर तरीके से बटी हुई थी केंद्र और राज्यों के बीच में। तो भैया अगर सेंटर सिटीजनशिप दे रहा है तो राज्य बोलता है हम भी देंगे, हम भी तो इक्वली पावरफुल है। अगर सेंटर ने सिटीजनशिप दी, केंद्र ने नागरिकता दी, तो राज्य ने भी नागरिकता दी। इसीलिए तो यूएसए जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है कि राज्य की सिटीजनशिप भी है और केंद्र की सिटीजनशिप भी है, क्योंकि दोनों ही बराबर पावरफुल हैं। ये सिटीजनशिप दे रहे हैं तो वो भी सिटीजनशिप दे रहे हैं। ये है भाई। तो यूएसए जो कि एक फेडरल स्टेट है, वहां पर सारी पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए वहां पर सिटीजनशिप भी दो है, राज्य की अलग, केंद्र की अलग। पर हमारे यहां पर फेडरलिज्म तो है, यूनिटी नहीं है अपने यहां। फेडरलिज्म तो है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, पर कैसा फेडरलिज्म है? क्वाजी फेडरल, सेमी फेडरल। यानी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, पर वैसा नहीं जैसे यूएसए में, जैसे फेडरल स्टेट में है। हमारे यहां फेडरलिज्म तो है, पावर्स का बंटवारा तो है, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर हमारा मजबूत है, स्टेट मजबूत नहीं है, सेंटर हमारा मजबूत है। तो हम यहां कह सकते हैं कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, शक्तियों का बंटवारा तो है, पर इक्वल नहीं है भाई, इक्वल बंटवारा नहीं है, इक्वल बंटवारा नहीं है। ठीक है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर सेंटर हमारा ज्यादा शक्तिशाली है एज कंपेयर टू स्टेट्स। स्टेट्स कम शक्तिशाली हैं, सेंटर ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सेंटर के पास लगभग 100 मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति है, जबकि स्टेट के पास 62 मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो सेंटर 100 मुद्दों पर कानून बना सकता है और स्टेट सिर्फ 62। तो ऑब्वियस ही बात है, कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? सेंटर। पर एक सिचुएशन है, हम नॉर्मली तो क्वाजी फेडरल हैं, सेमी फेडरल हैं, सेंटर हमारा स्ट्रांग है, पर जब लगती है हमारे देश इमरजेंसी, जब लगती है हमारे देश में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस सिचुएशन में हमारी जो स्टेट्स की जो पावर्स हैं, स्टेट्स की जो पावर्स हैं वो भी कहां चली जाती हैं? सेंटर के पास। यानी इमरजेंसी के टाइम पे हम हो जाते हैं यूनिटरी स्टेट। हम क्या हो जाते हैं बच्चों? यूनिटरी स्टेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट्स की पावर्स भी सेंटर के पास आ जाती हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे हम यूनिटरी बनते हैं, अदरवाइज हम क्वाजी फेडरल है। चलो बेटा, तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है समझ में आ गया? क्वाजी फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। कनाडा से हमने एक और चीज ली है भाई, स्टेट्स में राज्यपाल होते हैं कि नहीं होते? स्टेट्स में नॉमिनल हेड कौन होते हैं? स्टेट्स में नॉमिनल हेड नाम मात्र के शासक। भाई जैसे सेंटर में नॉमिनल हेड है अपने राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में नॉमिनल हेड है गवर्नर, लिमिटेड पावर्स के साथ। ज्यादा शक्तिशाली राज्य में सीएम होता है, गवर्नर थोड़ा कम शक्तिशाली होता है। तो गवर्नर जो है
राज्यों में, देखो ध्यान से, स्टेट्स में गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया बच्चों? कनाडा से। यानी राज्यों में सीएम्स तो हैं ही, मुख्यमंत्री तो हैं ही, मुख्यमंत्री के ऊपर भी हल्की फुल्की पावर के साथ गवर्नर भी हो तो कंट्रोल किया जा सकता है राज्य को, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं, कोई भी राज्य बगावत कर सकता है। तो इसीलिए राज्यों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र ने अपने आदमी बिठा रखे हैं हर राज्य में। भले केंद्र सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी की सरकार ना हो अगले राज्य में, पर फिर भी केंद्र ने हर राज्य में अपना एक बंदा बिठा रखा है जिसे गवर्नर बोलते हैं। अपॉइंटमेंट सीधे प्रेसिडेंट करते हैं गवर्नर की राज्यों में। ठीक है, तो याद रखना भाई, स्टेट में नॉमिनल हेड कौन है? गवर्नर। सेंटर में कौन है? प्रेसिडेंट। ये गवर्नर अपॉइंट होगा हर स्टेट का। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? कनाडा से। क्लियर भाई? कनाडा से हमने दो चीजें ली हैं, एक तो क्वाजी फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, क्वाजी फेडरलिज्म ले रखा है, या फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और दूसरा गवर्नर होगा हर राज्य का और गवर्नर सेंटर का आदमी होगा, यानी सेंटर ने गवर्नर के थ्रू राज्यों पर कंट्रोल कर रखा है। बाकी यूएस द यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या क्या ले रखा है वो भी मैं फटाफट से यहीं पे बता देता हूं, ध्यान से देखो। यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है बच्चों? यूएसए से हम लोगों ने ले रखे हैं फंडामेंटल राइट्स। आज के टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, देश के हर नागरिक को मिले हुए हैं, तो वो हमने यहां से ले लिए। उसके अलावा हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट, हमने ये चीज तो ली यूके से कि जो भी हमारा हेड होगा, अल्टीमेट हेड, वो नॉमिनल हेड होगा, नाम मात्र का शासक होगा। ये तो हमने यूके से लिया कि जो भी हमारा हेड होगा, देश का अल्टीमेट हेड होगा, सुप्रीम हेड होगा, वो नाम मात्र का शासक होगा। पर सुप्रीम हेड होगा कौन? ये हमने यूएसए से लिया, प्रेसिडेंट होगा हमारा सुप्रीम हेड। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट, फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये दोनों हमने कहां से ली? यूएसए से, क्योंकि यूके में तो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायालय या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहां से ली? यूएसए से। यानी हमारे न्यायिक व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा विधायिका का यानी लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का यानी कार्यपालिका का। कोई भी नेता वगैरह, ना ही एग्जीक्यूटिव के नेता ना ही लेजिस्लेचर के नेता, यानी यहां ना तो विधायिका के नेता ना कार्यपालिका के नेता जुडिशरी के कामकाज में अड़ंगा डालेंगे। मान लो जैसे लेजिस्लेचर में, अपनी विधायिका में सांसद लोग हैं, पार्लियामेंट में सांसद हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब किसी एमपी के लड़के ने कोई क्राइम कर दिया, किसी सांसद के बच्चे ने क्राइम कर दिया, तो अब सांसद साहब मान लो जज साहब को बोल रहे, अरे जज साहब हमारे लड़के का केस जो है आपके कोर्ट में पहुंचा है, देख लेना अपना ही बच्चा है, बाकी 2 पीपे देसी घी के भिजवा रहा हूं। समझ रहे हो भाई? यानी वो लेजिस्लेचर का बंदा अपने बच्चे को बचाने के लिए न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है गलत तरीके से। तो ये क्या हुआ? ये तो न्यायिक व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करना हुआ, उसकी पावर को रोकने का काम हुआ। यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी अगर ऐसी सिचुएशन है तो। पर हमारे यहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इस तरह की हरकत अगर कोई करता है तो जज साहब वगैरह बहुत तगड़ी चीज होते हैं, बढ़िया से सेट कर देते हैं। तो याद रखना हमारे यहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह से बना हुआ है कि भाई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 33 अदर जजेस होंगे, 33 अदर जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर आज के सुप्रीम कोर्ट का है, वो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहां से लिया? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान के हिसाब से नहीं है या जो संविधान के अगेंस्ट है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कभी इस तरह का कानून बना दें जो संविधान के हिसाब से सही नहीं है या संविधान के अगेंस्ट है,
तो सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र सरकार के कानून के लिए और हाई कोर्ट्स के पास राज्य सरकारों के कानून के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। यानी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के उस कानून की समीक्षा करेगा कि यार ये तो संविधान के हिसाब से नहीं लग रहा, कैंसिल कर दो, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट की ये कानून किसी काम का नहीं है। वही काम हाई कोर्ट कर सकता है। अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, हाई कोर्ट को लग रहा है यार ये कानून तो संविधान के हिसाब से नहीं है, कैंसिल करो, नल एंड वॉइड कर सकती है राज्य सरकार बोल रहा हूं, हाई कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है राज्य सरकार के उस कानून को। यानी जुडिशियल रिव्यू की इतनी तगड़ी पावर है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी हमने कहां से ली है? यूएसए से। उसके अलावा हमने यूएसए से लिया है प्रियम्बल, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। सब जानते हो संविधान की समरी को, अगर संविधान पूरा नहीं पढ़ना फिर भी जानना है कि संविधान के अंदर क्या है। ध्यान से देखो, बिल्कुल आर्टिकल 13 में है जुडिशियल रिव्यू, वेरी गुड। अगर संविधान पूरा नहीं पढ़ना फिर भी जानना है कि संविधान में क्या है, तो भैया प्रस्तावना पढ़ लो, प्रियम्बल पढ़ लो, रफ आइडिया हो जाएगा कि हमारे संविधान में क्या है, क्योंकि हमारे संविधान की समरी है प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया करके तुमने देखा होगा, एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज में लिखा रहता है, पहले पेज में। तो प्रियम्बल भी हमने कहां से लिया? यूएसए से। और लास्ट में हमने यूएसए से लिया है भाई प्रेसिडेंट का पद, यहीं से लिया, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट यहीं से लिया। तो भैया प्रेसिडेंट का पद जब यहीं से लिया है तो प्रेसिडेंट को कैसे निकालना है वो भी तो यूएसए से ही लिया जाएगा। तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की नियुक्ति अगर हम वहीं से ले रहे हैं तो भाई उनको कैसे निकालना है वो भी यूएसए से लेंगे। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का महाभियोग, उन्हें उनके पद से निकालना। इंपीचमेंट का मतलब है किसी को किसी के उसके पद से निकालना, यानी इंपीच करना, रिमूव करना। तो महाभियोग बोलते हैं हिंदी में, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। और साथ ही साथ भाई अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो जज होते हैं, तो अगर जजेस का अपॉइंटमेंट तुम यूएसए से ले रहे हो, मतलब तरीका वहां से ले रहे हो, तो भैया जजेस को निकालने का तरीका भी तो यूएसए से आएगा। तो रिमूवल ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। रिमूवल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट, और जज वगैरह के लिए रिमूवल ही यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस का उनके पद से निकाला जाना। तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। तो यूएसए से क्या क्या ले लिया तुम्हें पता चल गया, यूके से क्या ले रखा है वो तो पिछले वाले में पता चल गया, कनाडा से क्या लिया पता चल गया, साउथ अफ्रीका से एक चीज ली है, साउथ अफ्रीका से एक चीज ली है हम लोगों ने कि संविधान को अमेंड कैसे करना है ना, संविधान में परिवर्तन कैसे करना है, ये प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया। संविधान में संशोधन कैसे करना है, अमेंडमेंट कैसे करना है, संविधान में संशोधन कैसे करना है, ये हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहां से लिया? संविधान में संशोधन कैसे करना है? साउथ अफ्रीका से। संविधान में कैसे बदलाव करने हैं, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। चलो बेटा ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तुम सब जानते हो, अभी अभी हमने देखा भाई आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू तुम सब जानते हो क्या है कि अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंफर्म करके कि हां ये संविधान के हिसाब से है कि नहीं, उस कानून के ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर संविधान के हिसाब से केंद्र सरकार ने कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कानून के तौर पर रहने देगी, पर अगर संविधान के हिसाब से कानून नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट तुरंत नल एंड वॉइड कर देगा। वही हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है जुडिशियल रिव्यू की कि अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाए और वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो हाई कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने कहां से ली? यूएसए से ली है। और एक चीज याद रखना, न्यूजीलैंड से वैसे भी हमने कुछ नहीं लिया है, न्यूजीलैंड से कुछ लिया ही नहीं है हमने। तो यूएसए से हमने पावर ली जुडिशियल रिव्यू की। बाकी ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है मैं बता देता हूं, यूनाइटेड किंगडम तो हम देख चुके हैं क्या लिया है हमने यहां से। ऑस्ट्रेलिया से 3 चीजें ली हैं कि सेंटर और स्टेट में,
यानी केंद्र और राज्य में कैसा रिलेशन होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कैसे रिलेशंस होंगे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कि प्रियम्बल की भाषा क्या होगी, प्रियम्बल की भाषा क्या होगी। जैसे प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट तो यूएसए से लिया, पर प्रियम्बल की भाषा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भाषा हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रियम्बल की भाषा कैसी होगी, लैंग्वेज कैसी होगी, ये हमने कहां से लिया, ये ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली, मैंने बताया कि हमारे देश में जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उनको 3 सूचियों में बांटा हुआ है। सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, 100 सब्जेक्ट्स हैं, कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम में 52। इन 52 सब्जेक्ट्स पे कानून केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बनाती हैं, पर अगर कभी क्लैश होता है तो केंद्र सरकार का पलड़ा भारी होता है और केंद्र सरकार का जो कानून है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। चलो खत्म, ठीक है। बाकी जुडिशियल रिव्यू तो हमने कहां से लिया, यूएसए से। नेक्स्ट देखो, इंडिया हैज एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत ने किस देश के संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। मैं आप सबको बता दूं, यह कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है बच्चों, फ्रांस से। फ्रांस से हमने लिया है फ्रीडम यानी लिबर्टी, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। यानी वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, उस टाइम पे ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा उजागर हुए थे कि नागरिकों के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, नागरिकों के पास समानता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नागरिकों के बीच में आपसी भाईचारा होना चाहिए। तो यही चीजें हमने कहां से ली बच्चों, फ्रांस से ली। तो फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, भाईचारा, ये कॉन्सेप्ट तो लिया ही, साथ ही साथ हम लोगों ने फ्रांस से लिया कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। जैसे हमारा देश रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट यानी गणराज्य होने का जो कॉन्सेप्ट है, गणतंत्र होने का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहां से लिया। रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया चुना हुआ है, देश का सर्वोच्च मुखिया, सबसे ऊंचा मुखिया चुना हुआ है। यानी हमारे देश का सर्वोच्च मुखिया है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और हमारे यहां वो भी चुना हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर 5 years। हमारे देश में हमारे देश का सुप्रीम हेड भी चुना हुआ व्यक्ति है, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो तक चुना हुआ है 5 साल के लिए। वो पद तक भी वंशानुगत नहीं है, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही या उनकी बेटी ही राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां चुनाव होते हैं हर 5 साल में, और तब जाके हमारे देश का सुप्रीम हेड आता है। तो याद रखना, जिस देश में सुप्रीम हेड भी चुना हुआ हो, उस देश को रिपब्लिक यानी कि क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। तो भारत एक गणराज्य है। तो याद रखना, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट भी हमने फ्रांस से लिया, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी फ्रांस से लिया। बाकी आयरलैंड से क्या लिया है तुम सबको मालूम है। आयरलैंड से एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, जिसके तहत सरकारों को पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है और पॉलिसी बेहतर बनती है। यानी ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ताकि सरकार बेहतर पॉलिसी बनाए जनता के लिए। तो आयरलैंड से एक तो हमने डीपीएसपी लिया, और दूसरा आयरलैंड से हम लोगों ने लिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो भी हमने कहां से लिया बच्चों, आयरलैंड से। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। और इस मेथड का नाम है, ध्यान से सुनो भाई, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल
इंग्लिश में तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आप इतना ही याद रखो, बाकी पूरा नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पर आप यहां पे इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो मेथड है ये हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। बाकी ब्रिटेन से यानी यूके से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, हम सबको मालूम है। आंसर हमारा फ्रांस है। कहां से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फटाफट से अटेम्प्ट कर जाओ, मैंने तुम्हें 10 देशों के नाम बताए हैं। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी। बिल्कुल, हमने फ्रांस से चीजें ली हैं, आयरलैंड से ली हैं, यूएसए से ली हैं, बट वी नेवर बोरोड अ फीचर फ्रॉम डेनमार्क। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी फीचर हमने डेनमार्क से नहीं लिया। ठीक है भैया, डेनमार्क से हमने कुछ नहीं लिया। चलो बहुत बढ़िया। फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड द प्रोविजन ऑफ अ 5-year प्लान? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैं आप सबको बता दूं, यूएसएसआर से। यूएसएसआर से हमने 2 चीजें ली हैं, सोवियत संघ से हमने 2 चीजें ली हैं। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, क्योंकि संविधान और देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो संविधान और देश के टूवर्ड्स हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ कर्तव्य हैं, उन्हीं कर्तव्यों को हम बोल रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है बच्चों? ये हमने लिया है मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से। और दूसरा, हमने पंचवर्षीय योजनाएं, जो अब तो नहीं है हमारे देश में, 2017 तक थी, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो कि देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था, ये हमने कहां से लिया था 5-year प्लान्स का कॉन्सेप्ट? यूएसएसआर से। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5-year प्लान्स हमने कहां से लिए थे बच्चों? यूएसएसआर से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और 5-year प्लान्स यूएसएसआर से। बाकी यूएसए से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया, आप सबको मालूम है, तो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तुम सब जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए। फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद प्रियम्बल और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब हमने कहां से लिया? यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट्स 26 जनवरी 1950 को हमारे पास 7 थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो था उस टाइम पे, मैं 7 की बात कर रहा हूं, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 26 जनवरी 1950 को 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पर आज की डेट में, जब आज हमारे पास डेट है 23 अक्टूबर 2024, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, हमारे पास अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, खत्म हो चुका है फंडामेंटल राइट के तौर पर। कब खत्म हुआ? तुम सब जानते हो, यह खत्म हुआ 1978 में, जब एक संवैधानिक संशोधन लेके आई मोरारजी देसाई की सरकार, और वो था 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के द्वारा 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में हुआ करता था,
जब ये फंडामेंटल राइट था। अब ये लीगल राइट के तौर पर, सिर्फ एक कानूनी अधिकार के तौर पे, लीगल राइट के तौर पे आज के टाइम में आर्टिकल 300A में पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये संपत्ति का अधिकार तो यूएसए से लिए हमने फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। इसी की बात कर रहा था कि सरकार का संसदीय स्वरूप है ना, सरकार का संसदीय स्वरूप हमने लिया तो यूके से है। कहां से लिया है? यूके यानी इंग्लैंड से। इंग्लैंड से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, और मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बच्चों, सरकार के संसदीय स्वरूप में क्या होता है कि सरकार का संसदीय स्वरूप, ध्यान से देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार का संसदीय स्वरूप। तो इसमें क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो पहलुओं से पढ़ते हैं, दो दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। संसदीय स्वरूप में ध्यान से देखना बेटा, हम दो चीजें देखते हैं मेनली। पहली चीज तो हम देखते हैं कि हेड यानी मुखिया, देश का मुखिया, ये देखते हैं, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो देश की कानून बनाने वाली बॉडी है, देश के लिए कानून बनाने वाली जो बॉडी है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो विधायिका यानी लेजिस्लेचर। तो ध्यान से देखो बेटा, तो विधायिका और हेड के पर्सपेक्टिव से संसदीय स्वरूप को पढ़ते हैं। जिस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे हमारे में है, संसदीय स्वरूप होता है, उस देश में हेड्स दो होते हैं। हेड्स दो होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं नॉमिनल हेड, एक तो होते हैं नॉमिनल हेड, नाम मात्र के शासक, एक तो नॉमिनल हेड होते हैं, और दूसरे होते हैं रियल हेड, वास्तविक शासक। एक नाम मात्र के शासक, एक वास्तविक शासक, ठीक है। तो जैसे हमारे यहां सेंटर में नॉमिनल हेड हैं प्रेसिडेंट, हमारे यहां सेंटर में नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट, नाम मात्र के शासक यानी लिमिटेड पावर्स। रियल हेड है प्रधानमंत्री, सारी पावर्स इनके पास हैं, ये सारे डिसीजंस लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओए, तुम लोगों को साला ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुम जो कमेंट सेक्शन में फालतू, यहां मैं तुम्हें पूरी तरीके से पढ़ाने में लगा हुआ हूं, तुम साला यहां बकलोली कर रहे हो। मैं साले एक एक को ब्लॉक करवा दूंगा, सबको बता रहा हूं, तुम लोगों को हो जाएगा तुम्हारा कोर्स यहीं पर। हाँ, ध्यान से इधर पढ़ाई करो, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, यहीं लड़वा दूंगा अभी सबको। देखो ध्यान से, तो यहां सेंटर में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है। वहीं अगर स्टेट में भी देखा जाए, क्योंकि संसदीय स्वरूप सिर्फ केंद्र में नहीं लागू किया हमने, स्टेट में भी लागू किया, तो स्टेट में नॉमिनल हेड गवर्नर है यानी राज्यपाल है, और उसके बाद रियल हेड जो है राज्य में सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये संसदीय स्वरूप में आपको हेड दो देखने को मिलेंगे, नॉमिनल और रियल। वहीं विधायिका की अगर बात करें, ध्यान से देखो, विधायिका जब भी संसदीय स्वरूप होगा तो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, विधायिका के दो सदन होंगे, यानी कि विधायिका बाइकैमरल होगी। कैसी होगी बच्चों? बाइकैमरल यानी दो सदन वाली होगी। तो अगर तुम सेंटर में देखोगे तो सेंटर में हमारे पास जो विधायिका है उसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं स्टेट में भी हमारे पास दो हाउसेस होने की चॉइस तो है ही। स्टेट में एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा बोलते हैं, जिनके चुनाव हर 5 साल में होते हैं, और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद बोलते हैं। पर मैं आप सबको बता दूं, केंद्र में तो दो हाउसेस होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, तो लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यों के पास चॉइस है कि वो एक हाउस से काम चलाना चाहते हैं या दोनों हाउसेस रखना चाहते हैं। तो आज के टाइम में 22 राज्य, 28 में से 28 में से 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। सिर्फ 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स हैं
जहां पर दोनों जरूरत है, दोनों की जरूरत है और दोनों रखे हुए हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? मैप तुम जानते हो इंडिया का कैसे देखते हैं, तो मैं 6 राज्य मार्क करता हूं, यूपी और बिहार। यूपी के ही साइड में बिहार है मैप पर, तुम सब जानते हो। उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, तो कर्नाटक याद रखो और महाराष्ट्र याद रखो। महाराष्ट्र और कर्नाटक, और फिर तेलंगाना, और तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश। हो गए 6 राज्य, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों के पास दोनों हाउसेस हैं, बाकी 22 के पास सिर्फ ये है, इसी से काम चल रहा है। तो स्टेट्स की मर्जी है, जिसको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है केंद्र से रिक्वेस्ट करे कि भैया हमें चाहिए, जिसको भी नहीं रखनी वो केंद्र से रिक्वेस्ट करे कि हमें नहीं चाहिए, हटा दो। केंद्र ही करेगा जो करेगा, आपको तो बस रिक्वेस्ट करनी है, नहीं स्टेट को तो सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है। तो इंग्लैंड से लिया है ये कॉन्सेप्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मुखिया भी 2 होंगे और विधायिका भी 2 सदन वाली यानी 2 हाउस वाली होगी। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तुम सब जानते हो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से आइडिया लिया है? यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, सोवियत संघ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। और मैंने तुम्हें बताया था 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? कि देश का संविधान अगर देश के नागरिकों के लिए इतना कुछ दे रहा है तो देश के नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। आज के टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में कहां से ली गई हैं? यूएसएसआर से। इनके यहां से कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। चलो तो कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया, तो ये हमारा हो गया आज का सेशन खत्म। जिसको भी डिटेल्ड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में सब कुछ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो लोएस्ट प्राइस पे कोर्स है। फिर से बता रहा हूं, फटाफट से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, मत जाने दो अपने हाथ से। दोबारा इस प्राइस पे मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, नहीं आने वाला। इससे सस्ता, इससे बढ़िया कोर्स नहीं मिलेगा। अगर नहीं लिया है, बेसिक्स कमजोर है, फटाफट ले लो। और आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक खत्म। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जापान रह गया, जापान रह गया, जापान रह गया। रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जापान रह गया, कहां रह गया जापान? कहीं छोड़े हैं क्या जापान? हाँ ये है ना जापान। जापान से लिया है हम लोगों ने, जापान से लिया है, जापान से लिया है। मैं बता ही देता हूं, छोड़ना नहीं है भैया इसको, ध्यान से रुक जाओ। अभी एक ही चीज ली है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी यहां पे कहने का मतलब यह है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि हर किसी काम को करने का एक प्रोसीजर है, हर किसी काम को करने का एक प्रोसीजर है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतलब वो काम सही से नहीं हुआ है। मान लो एक कानून बनाना ही है, पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद कोई कानून बनाती है। कानून बनाने का तरीका यह है कि दोनों सदनों से वो बिल पास होगा, राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी देंगे और वो बिल बन जाएगा कानून। पर अगर ऐसा हो कि दोनों सदनों से पास करके उस बिल को कानून बना दिया जाए डायरेक्टली, नहीं माना जाएगा वो कानून, क्योंकि राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके किसी चीज को, किसी काम को पूरा हुआ माना जाएगा। ये सिस्टम, ये हमने कहां से लिया? जापान से। यानी किसी चीज को करने का एक प्रोसीजर कहां से लिया? जापान से। तो ये हो गया जापान। अब हमारा ये कंटेंट बिल्कुल खत्म। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलो तारीख आएगा पॉलिटी के इन्हीं सेशंस में आएगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है। अरे जर्मनी रह गया क्या? जर्मनी भी रह गया। जर्मनी से हमने लिया है कि भैया जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगे, जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगे, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो जर्मनी से हमने ये लिया है कि जब भी देश में आपातकाल लगे आर्टिकल 352 के तहत, तो हम आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के
देश के सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, उन्हें निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब गायब हो जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया।